चाइना का यूएस के लिए क्लियर कट मैसेज आया है। अगर यूएस वॉर चाहता है तो चाइना उस वॉर के लिए तैयार है। पर क्या सच में यूएस और चाइना के बीच में वॉर हो सकती है? और अगर यह वॉर हुई तो इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे? उसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि आखिर यूएस और चाइना ग्लोबली ट्रेड को किस तरीके से डोमिनेट करते हैं, मिलिट्री पर्सपेक्टिव में किस तरीके से वो मिलिट्री प्रिपरेशन में या फिर मिलिट्री डोमिनेंस या मिलिट्री हेजेमनी को कैसे डोमिनेट करते हैं। और अगर गलती से भी ये टैरिफ वॉर या कन्वेंशनल वॉर स्टार्ट हो जाती है, देखो टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई तब भी बहुत बड़ा नुकसान है जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस के लिए, और अगर कन्वेंशनल वॉर स्टार्ट हो गई तो पूरी दुनिया की लुटिया डूब ही जाएगी, राइट? क्योंकि ये दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, ये दो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं। जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी ना, तभी पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था। और अगर यूएस और चाइना के साथ कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो शायद दुनिया उसके लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में एक डायरेक्ट वार्निंग जाना ट्रंप के लिए, जो ट्रंप बोल रहे हैं कि उन्हें रेसिप्रोकल बेनिफिट्स चाहिए, वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो चाइना भी सेम चीज के लिए तैयार हो चुका है। और अगर ऐसा सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तो आपको ग्लोबल इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। और ये केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी बनती हुई दिखेगी। विदाउट एनी फर्दर डिले, मेरा नाम है सुमित त्यागी, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, जो पहला स्पीच आया था ट्रंप का रिलेटेड टू चाइनीज टैरिफ्स, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि आज की रेट में रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज किए जाएंगे और नॉन टैरिफ एक्शंस लिए जाएंगे जिससे ट्रेड इम्बैलेंस को कंट्रोल किया जा सके। आज की रेट में यूएस जो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है उसकी तादाद बहुत ज्यादा है और जो यूएस एक्सपोर्ट कर रहा है वो काफी कम है। मतलब जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ, वो काफी ज्यादा है। इसको मैनेज करने के लिए यूएस टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने के लिए तैयार हो चुका है, जिससे चाइना ज्यादा खुश नजर नहीं आता। और इसी वजह से आपको ये स्टेटमेंट्स भी आते हुए दिखते हैं। ट्रंप का कहना है कि अब तक जिन कंट्रीज ने यूएस के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, अब यूएस की बारी है कि यूएस इस नाव को उल्टी करेगा और उनके ऊपर टैरिफ्स लगाना शुरू करेगा जो अब तक यूएस प्रोडक्ट्स को बेनिफिट नहीं दे रहे थे, जबकि उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा रहे थे। इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी। और ट्रंप आज की रेट में उसी डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखते हैं, जिसमें ऑलरेडी आपने कनाडा के ऊपर टैरिफ बढ़ते हुए देखे, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ बढ़ते हुए देखे, चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ते हुए देखे, और इंडिया के ऊपर भी हाई चांसेस हैं कि शायद आपको टैरिफ बढ़ते हुए दिखे। लेकिन अभी हम एक इकोनॉमिक सॉल्यूशन उसका ढूंढ रहे हैं इंडिया और यूएस की, जब तक हम बात करते हैं। लेकिन फिलहाल हम अपने आप को फोकस्ड रखते हैं ऑन दी चाइनीज यूएस पर्सपेक्टिव। इसके जवाब में, ये जो ट्रंप का स्टैंड है, इसके जवाब में चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने रिस्पॉन्ड किया है कि अगर यूएस को वॉर ही चाहिए, इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो किसी और तरीके की वॉर हो, मतलब वो कन्वेंशनल वॉर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उन्होंने बोला है चाइना अंत तक उस वॉर को लड़ने के लिए तैयार है। एक डायरेक्ट चेतावनी, एक डायरेक्ट थ्रेट, राइट? कंट्री का यह भी कहना है, मतलब यहां चाइना की बात चल रही है, चाइना ने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि यूएस डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, और अगर डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप रूल बेस्ड ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हो। अब देखो आयरनी, आप देखो, दो ऐसे देश जो कभी भी रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानते, अब जब उन पे खुद पे आई है और वो आपस में भिड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो वो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो डब्ल्यूटीओ रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेके बोल रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। ट्रंप जो है वो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे। ट्रंप उधर से बोल रहे हैं साउथ चाइना सी में चाइना जो है वो यूएन क्लॉज के कन्वेंशंस के जो लॉज हैं, जो लॉज ऑफ सीज हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जजमेंट को चाइना ने इंपोज करने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्रीज रूल बेस्ड ऑर्डर में तो बिलीव नहीं कर रही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस भी इक्वली सेम जोर के साथ लगा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाया जाए कि अगर यूएस अपने इंपोर्ट्स के ऊपर, चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाता है, तो ऐसे कौन से 10 मेजर सेक्टर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि यूएस ने बोला है कि 10 से 25% तक आपको टैरिफ इंक्रीज देखने को मिल सकता है चाइनीज इंपोर्ट्स पर जो यूएस के अंदर जा रहे हैं। उसमें से मेजर सेक्टर टॉप 10 जो है वो ये रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखेगा टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट पे, देन इट वुड बी कंप्यूटर सर्किट बोर्ड्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स, मेटल फर्नीचर, कंप्यूटर पार्ट्स, वुडन फर्नीचर, पावर कन्वर्टर्स,
विनाइल टाइल फ्लोर कवरिंग्स, सीट्स विद वुडन फ्रेम एंड कार पार्ट्स। ये टॉप 10 वो सेक्टर्स हैं, ये टॉप 10 वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका इन टैरिफ इंक्रीज की वजह से, जिन पर इन टैरिफ इंक्रीज की वजह से एक मेजर हिट देखने को मिल सकता है। एक्चुअल डेटा आपके सामने है, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीड इट वंस, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक रफ आइडिया आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए कि कौन कौन से मेजर सेक्टर्स जो हैं वो इंपैक्ट होते हुए दिख सकते हैं। अगर ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन देखा जाए इन दोनों देशों का, ये क्यों देखना जरूरी है? ये इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके की टैरिफ वॉर स्टार्ट होती है या किसी और तरीके की ट्रेड वॉर या कोई एनी टाइप ऑफ वॉर, जैसा चाइना बोल रहा है, जिसे हम कन्वेंशनल वॉर बोल सकते हैं, तो कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है उसका अंदाजा आप इन डेटा से लगा सकते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन, इनका डोमिनेशन ग्लोबल स्फेयर में इतना ज्यादा है कि अगर इनके साथ कुछ होता है तो वो केवल इनके साथ नहीं होगा, वो इनकी लड़ाई नहीं होगी, वो एक ग्लोबल टेंशंस क्रिएट कर सकता है, वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट कर सकता है, जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2021 का डेटा देखा जाए तो उसमें हमें सीधे सीधे देखने को मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, ये वो दो देश हैं जो सबसे ज्यादा ग्लोबल ट्रेड कंट्रीब्यूशन का हिस्सा हैं। फॉर एग्जांपल, केवल यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड चल रहा है, तो दुनिया का टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 8.6% केवल ये दोनों देश करते हैं, और दुनिया के टोटल इंपोर्ट जितने हो रहे हैं उसका लगभग 17.9% यूएस और चाइना के बीच में ही हो रहा है। तो मतलब लगभग 9 और 18%, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स के लिए दुनिया जो है वो यूएस और चाइना पे ही डिपेंडेंट है। इससे हमें पता चलता है कितना ह्यूज वॉल्यूम केवल ये दोनों देशों के बीच में आपको ट्रेड फ्लो होता हुआ दिखता है, और इसमें 9% एक्सपोर्ट जोड़ देंगे तो आपको नंबर और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। 2024 का अगर केवल डेटा देखा जाए तो यूएस ने चाइना से लगभग 582.4 बिलियन का ट्रेड किया, लेकिन ट्रंप को दिक्कत इस बात से है कि इतने बड़े ह्यूज वॉल्यूम के बावजूद जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है दैट इज अराउंड 295.4 बिलियन, मतलब लगभग आधा जो है वो ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं 100 रुपए का टोटल ट्रेड कर रहा हूं तो उसमें से 50 रुपए नेगेटिव में मैं आ रहा हूं। समझ पा रहे हो? यूएस के साथ ये सिचुएशन आ चुकी है, वो हाफ लगभग उसका ओवरऑल जो ट्रेड वैल्यू है उसका 50% तो उसका ट्रेड डेफिसिट ही है, जिसकी वजह से ये टैरिफ वॉर भी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस एंड अब रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार हो चुका है चाइना। साथ में आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव को अगर देखा जाए, मतलब अगर दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखा जाए, जितनी भी चीजें दुनिया में बन रही हैं उसका 30% चाइना के अंदर बनता है। तो किसी भी तरीके से अगर चाइना इकोनॉमिकली इंपैक्ट होता है तो वो केवल चाइना के ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा, उसका एक मेजर इंपैक्ट आपको पूरी तरीके से पूरी दुनिया पर होता हुआ मिलेगा, और उसके वजह से आपको क्राइसिस, मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंट हैं। वो खुद कुछ नहीं बनाती, वो चाइना के यहां ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इसमें यूएस भी शामिल है। मतलब आप मान के चलिए 1/3 दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर उसके साथ कुछ होता है तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट केवल उस तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया को उसके लिए सफर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। करेंसी, अगर मैं आज के दोनों ही जो ग्लोबल बास्केट ऑफ करेंसी है हमारे पास, उसमें 5 करेंसीज हैं। वन इज यूएस डॉलर, सेकंड इज पाउंड स्टर्लिंग ऑफ यूके, देन इट्स यूरो ऑफ यूरोप, देन इट्स येन ऑफ जापान एंड युआन ऑफ चाइना। अब ये यूएस डॉलर और युआन जो हैं ये दोनों ही क्या हैं? ग्लोबल बास्केट ऑफ करेंसी का हिस्सा हैं। ऐसे केस में युआन भी अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, मतलब चाइना अपनी करेंसी को और ज्यादा रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे डॉलर के ऊपर उसकी डिपेंडेंस कम हो सके, और उसका हमें थोड़ा बहुत एक प्रोजेक्शन देखने को मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। युआन थोड़ा सा स्ट्रेंथन भी होता हुआ दिखता है, जैसा आपको यहां बोर्ड पे दिख रहा है कि चाइना कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में युआन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके। युआन को हम चाइनीज रेनमिनबी भी बोलते हैं, दिस इज द अनदर नेम ऑफ चाइनीज करेंसी। अभी रिसेंटली हमें यह भी अच्छी खबर आती हुई दिखी है फॉर चाइना, और यह खबर भी कहां से आई है? चाइना से ही आई है, कि युआन ने ओवरटेक कर लिया है डॉलर को, अगर वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के हिसाब से एनालाइज किया जाए फॉर चाइना। मतलब आज की डेट में चाइना जो ओवरऑल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कर रहा है वो युआन में ज्यादा कर रहा है, डॉलर में कम कर रहा है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। दूसरी चीज, चाइना ने युआन की ग्रोथ भी देखी है, युआन जो है वो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है कंपेयर टू यूएस डॉलर, जो उनका ट्रेड चलता था। लेकिन अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाएगा आज की डेट में, तब भी युआन काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है डॉलर कंपैरिजन में। अभी युआन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो डॉलर के साथ कंपीट कर पाए। रीजन बीइंग, दुनिया में आज भी 90% ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं
वो डॉलर में हो रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डॉलर पे डिपेंडेंट है। चाइना कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से मैं युआन को स्ट्रांग बनाऊं जिससे डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम हो सके, राइट। लेकिन अभी दिल्ली थोड़ा सा दूर नजर आता है इस चीज को लेके। अब बात आई जहां तक कन्वेंशनल वॉर की। अगर ये मिलिट्री वॉरफेयर होता है, अगर ये कन्वेंशनल वॉर होता है अदर देन ट्रेड वॉरफेयर, भगवान करे ऐसा ना हो, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन बनेगा। दैट वुड बी कमिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, और उसके लिए दुनिया अभी तैयार नहीं है। अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, मिडिल ईस्ट में ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो इस वजह से अगर एक और कॉन्फ्लिक्ट आती है तो दुनिया ऑलरेडी सफर कर रही थी इकोनॉमी, पहले कोविड आया, फिर रशिया यूक्रेन वॉर आई, फिर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगी, गाजा के अंदर इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम बोल रहे हैं। अगर यूएस चाइना में किसी भी तरीके का मिलिट्री एंगेजमेंट होता है या कन्फ्रंटेशन होता है तो वो दुनिया के लिए पिछले कुछ समय की अब तक सबसे बुरी खबर होगी, और उसके लिए वर्ल्ड अभी तैयार नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट है कहां कहां, किस किस वजह से है? सबसे बड़ा रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, जिसे पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था। लेकिन 2012 में यूएस ने अपनी जो हवाई में एशिया पैसिफिक कमांड थी उसका नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कर दिया। मतलब इंडियन ओशियन की भी रेलेवेंस बढ़ी, और आज की डेट में इस पूरे रीजन को हम इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। यहां साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट आता है। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ टसल बना हुआ है ताइवान, और इस ताइवान की वजह से कंटिन्यूसली आपको यूएस और चाइना आमने सामने आते हुए दिखते हैं। क्वाड का फॉर्मेशन हुआ, ऑकस का फॉर्मेशन हुआ। क्वाड में आपको पता है 4 देशों ने बनाया टू काउंटर चाइना, जिससे एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन में। वो क्वाड 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। इसके अलावा उन्होंने स्क्वाड बनाया जिसमें इन्होंने फिलीपींस को ऐड किया। उसके अलावा यूएस ने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसी रीजन के अंदर, ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके शामिल हैं। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट होना विच आर यूएस डोमिनेटेड, ये दर्शाता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में टसल पे बैठी हुई हैं दोनों देश, और कन्वेंशनल वॉर का खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। दूसरा, रशियन यूक्रेन वॉर में आपको पता है चाइना इज साइडिंग विद रशिया, और यूएस अब तक एक पर्टिकुलर साइड लेता हुआ था। ऑल दो रिसेंट टाइम्स में ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यूएस अपने हाथ पीछे खींच रहा है। लेकिन यहां भी दोनों आपको अपोजिट एंड में देखने को मिल रहे थे। मिडिल ईस्ट की कंफ्लिक्ट, जब मैं बोलता हूं कि यूएस कंप्लीटली ईरान को साइडलाइन करना चाहता है और ईरान के साथ आपको खड़ा हुआ दिखता है चाइना, तो अगेन यूएस वर्सेस चाइना आपको अलग अलग प्रॉक्सी रीजन्स में भी देखने को मिल जा रहे हैं। और चाइना ताइवान तो मेन कंफ्लिक्ट है ही, जहां ताइवान अपनी थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहता है, लेकिन ताइवान थोड़ी सी अपनी ऑटोनॉमी चाहता है, लेकिन चाइना कंटिन्यूसली वन चाइना पॉलिसी को पुश कर रहा है कि ताइवान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, और उसे किसी भी तरीके से अलग चाइना से नहीं किया जा सकता। लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएस के लिए कि अगर पूरी तरीके से ताइवान चाइना के कंट्रोल में आ जाता है तो वो जो एक ट्रेड रूट है ना, इंडो पैसिफिक ट्रेड रूट, जो लगभग 60-70% ऑफ द टोटल ट्रेड के लिए रेस्पॉन्सिबल है चाइनीज ट्रेड के लिए, और बहुत बड़े नंबर में ग्लोबल ऑयल ट्रेड और एनर्जी ट्रेड के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, उसे पूरी तरीके से चाइना कंट्रोल कर लेगा, और यूएस के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हो सकता है। इसलिए यूएस हर कीमत पर इस रीजन में चाइना को डोमिनेट नहीं करने दे सकता। और कहीं ना कहीं इंडिया का भी यही इंटरेस्ट है कि इंडियन ओशियन में वो अपनी रीजनल हेजेमनी क्रिएट करे, अपनी प्रेजेंस बनाए रखे, किसी भी तरीके से चाइना को डोमिनेट ना करने दे। और ये कॉमन पॉइंट है इंडिया और यूएस फॉरेन पॉलिसी के बीच में, जिसकी वजह से आपको इंडिया और यूएस थोड़े से रिलेटिवली क्लोज भी आते हुए दिखे हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया इस वीडियो के अंदर, उससे आपको यह समझना जरूरी है कि यूएस और चाइना दो इतने इंपॉर्टेंट बेसिकली एस्पेक्ट हैं इस पूरे दुनिया के, चाहे वो ट्रेड पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हो। इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके की टसल पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रेदर देन celebrating US और चाइना का टसल, we need to think about a larger perspective, a larger vision, a long term vision, कि इसे जितनी जल्दी और जितने अच्छे से सॉल्व किया जा सके, जितना पीसफुली सॉल्व किया जा सके, डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जा सके, उतना ज्यादा बेहतर है दुनिया के लिए। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। मिलता हूं आपको एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।